हमने अलहदा से की थी, तो इस वजह से ये दोनों एक सेपरेट के तौर पे कंसिडर करते हैं। एओपी एक अलहदा होंगे और इसके मेंबर्स अलहदा कंसिडर किए जाएंगे। एन एओपी इज ट्रीटेड एज ए टैक्स रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्शियली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। ये याद हो आपको, ये पहले हमने पढ़ा था कि रेजिडेंट एओपी किसे कहते हैं। A resident AOP is taxable on its worldwide income। ये कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा हुआ है कि रेजिडेंट में वर्ल्ड वाइड इनकम ही टैक्सेबल होती है। If the AOP has paid tax for a tax year, the amount received by a member of the association in the capacity as a member out of the income of the association shall be exempt from tax। यहाँ पे ये क्या वर्ड यूज कर रहा है? ये उस इनकम की बात कर रहा है कि अगर एओपी की इनकम के ऊपर टैक्स लग गया है तो जो मेंबर्स को प्रॉफिट जाएगा वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। हमने जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने उसको रिड्यूस कर लिया था ना, अभी हमने क्वेश्चन किया था तो उसके अंदर 4700 बनी थी एक की, आई थिंक, ठीक है ना। तो बन कितनी रही थी एक्चुअली में? 24,000 से 4,700 चले गई थी, उसकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो गई थी। यहां पे उसको वो कहता है ये एग्जेम्प्ट है, हालांकि ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये एक तरह का टैक्स क्रेडिट है, ठीक है। तो ये जो वर्ड एग्जेम्प्ट है इससे कंफ्यूज नहीं होना। यहां पे वो कहता है कि अगर एओपी की इनकम टैक्सेबल हो गई है तो जब वो मेंबर्स में ट्रांसफर होगी तो वो एग्जेम्प्ट होती है। ऐसा नहीं है, वो जब मेंबर्स में ट्रांसफर होती है तो उसको टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं रिवाइज्ड रेटों के लिहाज से, ठीक है। जिस तरह हमने अभी किया था कि ज्यादा वाली जो इनकम थी एओपी का शेयर डाल के उस पर टैक्स लाइबिलिटी निकाली, फिर हमने एओपी का शेयर निकाल के जो टैक्सेबल इनकम थी उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकाली। तो ये वर्ड यहाँ पे एग्जेम्प्ट का यूज कर रहा है, ये एग्जेम्प्ट नहीं है, बस वो अपनी तरफ से कह रहा है कि ये एग्जेम्प्ट होती है, हालांकि ऐसा है नहीं। However, such share of the member is included in the income of the member for determination of the tax rate for rate purpose discussed below। ये भी बताया था ना आपको, अभी हमने टैक्स रेट कैलकुलेट करने के लिए एओपी का जो शेयर था उसमें ट्रांसफर किया था। If at least one of the members of an AOP is company, अगर एओपी का एक मेंबर कंपनी है, the share of such company or companies shall be excluded for the purpose of computing the total income of the AOP, and the company or companies shall be taxed separately at the rates applicable to the companies accordingly to their share। ये सिंपल वो बात कर रहा है कि अगर AOP है, इसका एक मेंबर A है, B है और C है। जो C है वो कंपनी है, नॉट एन इंडिविजुअल, ठीक है। C जो है वो इस AOP के अंदर कंपनी है, ये दो जो है ये इंडिविजुअल्स हैं। तो इस केस में वो कह रहा है कि जो कंपनी का शेयर है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे और कंपनी को जो है वो कंपनी रेट्स के मुताबिक टैक्स लगेगा, जो कि तकरीबन 29% लगता है उसके ऊपर, ठीक है। तो कंपनी का जो शेयर है वो एओपी की इनकम से एक्सक्लूड कर देंगे और ये इसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो इसके 29% के लिहाज से होगी। ये कॉन्सेप्ट आई कैप ने टेस्ट किया है, ये इंशाल्लाह मैं कल एक पास पे और आपको कराऊंगा जिसमें इसने टेस्ट किया है। द एओपी इज इंटाइटल्ड टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड इट्स लॉसेज एज पर नॉर्मल प्रोसीजर। However, share of a loss from AOP is neither adjustable against the income of its member nor it is considered for rate purpose। AOP अपना share of profit carry forward कर सकती है। हमने कहा ना जिस तरह AOP की टैक्स ट्रीटमेंट अलग है, उसके मेंबर्स की अलग है, तो AOP के ऊपर जो लॉस आएगा वो अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। लेकिन AOP का हमने देखा अभी प्रॉफिट का शेयर हम एलोकेट कर देते हैं मेंबर्स को। वो ये कह रहा है कि एओपी का लॉस का शेयर आप नहीं कभी भी मेंबर को एलोकेट करेंगे। समझ लगी है? एओपी के प्रॉफिट्स हमने एलोकेट किए ना, अभी ए और बी में किए थे, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एसोसिएट नहीं कर सकते। तो मेंबर्स को एओपी का लॉस जो है वो ट्रांसफर नहीं होता,
हाँ उसका प्रॉफिट जरूर ट्रांसफर हो जाता है। तो जो हमारे पास एक्सचेंज रेट हमारे पास टैक्स लायबिलिटी आ रही है वही होगी, वही पे कर रहे हैं बस। लॉस मतलब अगर एओपी का लॉस आ गया, यहाँ पे तो एओपी का 8 लाख का नफा आया था ना, तो 8 लाख के नफे को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्ज करें अगर एओपी को 8 लाख का लॉस आता तो कहता है 8 लाख के लॉस को उसके मेंबर्स में डिवाइड नहीं करना, सही है। Where a change occurs in the constitution of a firm during a tax year, the firm's income is apportioned amongst the members on a time basis. वो ये बात कर रहा है कि अगर 1 जुलाई टू 31 दिसंबर आपके 3 पार्टनर्स थे ए, बी और सी, और इनकी शेयरिंग जा रही थी 2, 2 और 1, सही है। 1 जनवरी टू 30 जून में आपके 2 पार्टनर्स रह गए और शेयरिंग हो गई 3 और 2। एक निकल गया ना, एक सी निकल गया, अपना शेयर ए को बेच के निकल गया, तो अब शेयरिंग क्या होगी 3:2। वो कह रहा है कि जिस टाइम पे जिस तरह से पार्टनर्स की कॉन्स्टिट्यूशन थी उस तरह से वर्किंग करेंगे। पहले 6 महीने की वर्किंग ऐसे होगी और अगले 6 महीने की वर्किंग इस बेस पे, ठीक है। Where a change occur in the constitution of a firm, फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया, पहले 3 पार्टनर थे फिर 2 पार्टनर थे, तो उस केस के अंदर क्या होगा, द फर्म्स इनकम इज अपोर्शन्ड अमंग द मेंबर्स ऑन अ टाइम बेसिस। जो जिस टाइम पे जो चीज चाह रही थी उस तरह से उसको एलोकेट किया जाएगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइलिंग द टैक्स रिटर्न ऑफ अ फर्म फॉर एनी टैक्स ईयर रेस्ट विद द पर्सन who are members in the firm on the date the firm is required to file its tax return। टैक्स रिटर्न जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इसी केस में टैक्स रिटर्न जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? उनकी जो पार्टनर्स एग्जिस्ट कर रहे थे उस तारीख को, जिस तारीख पे टैक्स रिटर्न कम जमा कराना ड्यू था, ठीक है। जिस तारीख में टैक्स रिटर्न जमा कराना ड्यू था उस तारीख में जो उनसे पार्टनर्स थे वो उस तारीख पे जो है उन पार्टनर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो टैक्स रिटर्न जमा कराएं, ठीक है। Where a firm dissolves or discontinues carrying on a business, any tax payable by the firm is recoverable from any person who was a member in the firm at the time of dissolution or discontinuance of the business. Tax payable can also be recovered from the legal heirs of the deceased partners. अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है या बिजनेस अपना छोड़ देती है तो फर्म ने अगर जो भी टैक्स देना था वो उन पार्टनर से लिया जाएगा जो उस टाइम पे थे जिस टाइम पे टैक्स फर्म डिसॉल्व। ये थ्योरेटिकली पूछता है ICAT 3-4 नंबर की कि व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इन केस ऑफ EOP। तो ये जो आखिर में जो 4-5 लाइनें हमने पढ़ी हैं इसको थ्योरेटिकली वो 2-3 मार्क्स का पूछ लेता होता है। न्यूमेरिकली ऐसे ही है जैसे हमने ये इससे पहले वाला न्यूमेरिकल किया। एक इसके अंदर चेंज है, 1 या 2, वो 2 डिफरेंट पास पेपर्स में आई है। मैं वही ढूंढ रहा था, मुझे अभी मिले नहीं, वो मैं चले आपको कल करवा दूंगा। इंडिविजुअल टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस बीइंग द मेंबर ऑफ एन EOP, ये जो नीचे फॉर्मूला दिया है इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सेम वही चीज है जो भी हमने की है, सही है। तो अगर आपको वो समझ लग गई है तो इस वजह से इसके अंदर उसको A और B इंटू C करने की आपको इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं आएगी। आपने इसमें A के अंदर आपने वो वाली टैक्स लायबिलिटी डाली है जो टैक्स लायबिलिटी आपकी ज़्यादा वाली टैक्सेबल इनकम पे है, B नीचे है ज़्यादा वाली टैक्सेबल इनकम है, और C में वो वाली टैक्सेबल इनकम है जिसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट शामिल नहीं है। यहाँ तो बस वही है, इसी तरह ही है। तो ये वो फॉर्मूला आपको करा दिया है। तो की पॉइंट्स फॉर सॉल्विंग EOP न्यूमेरिकल सॉल्व करने के की पॉइंट्स क्या है?
Any profit on debt, brokerage commission, salary, on other remuneration paid by an association or the person of a member to an AOP is not allowed as an expense. Hence, it should be added back to the taxable income of the AOP. अच्छा, ये जो 4-5 पॉइंट्स है ना, ये 4-5 पॉइंट्स आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ही समझाऊंगा, ये इस तरह से कराऊंगा, बाद में आपको दोबारा समझ नहीं लगेगी। तो ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये उसी टाइम पे ही आपको करवाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही है। ये इसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है, ये कल करेंगे इंशाल्लाह।